दोस्तों, आज आप सुनेंगे फेलुदा सीरीज की अगली कहानी, जिसका नाम है अंबर सेन के लापता होने का रहस्य। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जब आप इस कहानी को सुन लें तो अपनी उंगली को एक बार थोड़ा सा कष्ट दें लाइक का बटन दबाने के लिए, और 8-10 बार थोड़ा सा ज्यादा कष्ट दें उसे शेयर करने के लिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा उस उंगली को एक बार कष्ट और देकर सब्सक्राइब वाले बटन पर और मार दें। और अब शुरू करते हैं अपनी कहानी, द मिस्ट्री ऑफ अंबर सेन मिसिंग। लाल मोहन बाबू बोले, आप मेरी लिखी हुई चीजें सुधार देते हैं फेलुदा, अब से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेलुदा अपने प्यारे सोफे पर पैर फैलाए, हाथों में रूबिक्स क्यूब का एक पिरामिड संस्करण लिए उसे अरेंज करने में लगे हुए थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा जानते हैं, हमारे मोहल्ले में एक सज्जन आए हैं। कल पार्क में उनसे मुलाकात हुई। एक ही बेंच पर बैठकर आधा घंटा बात की। ग्रेट स्कॉलर, नाम है मृत्युंजय सोम। स्कॉलर? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ, स्कॉलर। लगता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डबल MA या इसी तरह की कोई डिग्री उनके पास होगी। उफ! इस बार फेलुदा मुंह उठाए बिना नहीं रह सके। अरे हार्वर्ड नहीं साहब, हार्वर्ड हार्वर्ड। हाँ, ठीक है, जो भी, लेकिन अंग्रेजी कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। बड़े ही विद्वान आदमी हैं, बहरामपुर में रहते हैं, एक किताब लिख रहे हैं, उसी पर रिसर्च करने के लिए कुछ दिनों के लिए कलकत्ते आए हैं। फ्रेंच कट दाढ़ी, आंखों पर सोने के फ्रेम वाला बाइफोकल चश्मा और कपड़े लत्ते भी एकदम बढ़िया। मैंने होंडुरास का हाहाकार पढ़ने के लिए दिया था, 34 गलतियां निकाली, लेकिन बोले वेरी एंजॉयबल। हाँ तो ठीक है ना, आपका पेट्रोल का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा और गढ़पार से बालीगंज तक आना जाना नहीं पड़ेगा। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए फेलुदा। वो बात क्या थी ये पता नहीं लग सका, क्योंकि उसी समय फेलुदा के मुवक्किल अंबर सेन आ गए। 9 बजे की मुलाकात तय थी। ठीक 9 बजे हमारी घंटी बजी। अंबर सेन 45 से 50 के बीच के लगते हैं। गोरा रंग, क्लीन शेव्ड, आंखों पर चश्मा, धोती और कुर्ते के ऊपर एक पुराना बढ़िया कढ़ाई वाला शॉल लिए हुए थे। कश्मीरी शॉल कितनी तरह के होते हैं ये उस दिन मैं फेलुदा के साथ म्यूजियम जाकर देख आया था। अंबर सेन एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आप भी बिजी आदमी हैं और मैं भी, इसलिए बेकार समय नष्ट ना करके काम की बात करता हूँ। पहले ये देख लीजिए। कुर्ते की जेब से एक कागज़ निकालकर उन्होंने फेलुदा की तरफ बढ़ा दिया। ये कॉपी से फाड़ा हुआ तुड़ा मुड़ा कागज था और हाथ से उसे ठीक करने की कोशिश की गई थी। उस पर लाल स्याही से लिखा था, भयंकर विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, और 7 दिनों की मियाद दे देता हूँ। भागने पर भी रास्ता नहीं खोज पाओगे। कागज को घुमा फिराकर फेलुदा ने प्रश्न किया, ये मिला कैसे आपको? मेरे घर में पहली मंजिल पर, मेरे पढ़ने लिखने वाले कमरे में। रात को खिड़की से फेंका गया ये कागज़ मेरे डेस्क के ऊपर आकर गिरा। सुबह मेरे नौकर लक्ष्मण को मिला, वो मेरे पास लेकर आया। आपका कमरा रास्ते की तरफ है क्या? जी नहीं, कमरे के बाहर बगीचा है, उसके बाद 4 दीवारी है और उसके बाद रास्ता, लेकिन दीवार से कूदना आसान है। ये जो भयंकर विपत्ति की बात लिखी है ये क्या है? अंबर सेन ने सिर हिलाते हुए कहा, देखिए मिस्टर मित्तिर, मेरे साथ कोई झमेला नहीं है। व्यापारी आदमी हूँ, लेकिन काम यानी कि असली काम मेरा भाई ही करता है। मेरे 5 तरह के और शौक हैं, मैं उन्हीं में व्यस्त रहता हूँ। मुझे याद नहीं आता कि मैंने जानबूझकर कभी किसी का नुकसान किया हो, और ऐसा नुकसान तो कभी निश्चय ही नहीं किया कि ऐसी धमकी भरी चिट्ठी मुझे मिले। मुझे तो ये पूरी बात ही एकदम बेसिर पैर की लगती है। फेलुदा ने भौहें सिकोड़कर कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, ये एक तरह का मनोरंजन भी हो सकता है, जिसे प्रैंक कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल जोक। आपके मोहल्ले के आसपास बदमाश लड़कों का कोई डेरा तो नहीं है? हम लोग पाम एवेन्यू में रहते हैं। पूर्व की तरफ कुछ दूर पर एक मोहल्ला है, वहाँ वैसे लड़के रहते हों तो कोई हैरानी की बात नहीं। पूजा के लिए चंदा वंदा मांगने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन मैं तो नियमित चंदा देता हूँ। तब तक श्रीनाथ चाय ले आया, इसलिए कुछ देर तक काम की बात नहीं हुई। लाल मोहन बाबू ने 2 बार मुंह के अंदर ही अंदर रिवेंज बोला। फेलुदा ने उसी वक्त हम दोनों का परिचय उन सज्जन को दिया। ओह, तो आप ही हैं प्रसिद्ध लाल मोहन गांगुली? जी हाँ, जी हाँ। सज्जन ने बड़ी ही तृप्ति से चाय की चुस्की ली और फिर फेलुदा से बोले, असल में आपके बारे में मैं आपकी कहानियों से ही जानता हूँ, इसीलिए लगा कि आपके पास ही हूँ। आपने पुलिस को खबर नहीं दी? फेलुदा ने सवाल किया।
मेरे भाई ने कहा था पुलिस को खबर करने के लिए, लेकिन इन सब बातों में मैं थोड़ा दकियानूसी हूँ। नियम कानूनों को झटपट मानने की मेरी इच्छा नहीं होती, और सच कहूँ तो मुझे अब भी लगता है कि ये इतना घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास आया हूँ इसका एक कारण ये भी है कि आपसे मिलना चाहता था। हमारे परिवार के लगभग सभी लोग आपसे परिचित हैं। आपके परिवार में और कौन कौन है? फेलुदा ने अगला सवाल किया। मेरा भाई अंबुज, उसने शादी की है, मैंने नहीं की। अंबुज की पत्नी है और 10-1 साल की एक बेटी। बेटे दोनों बड़े हैं, वो बाहर रहते हैं। इसके अलावा मेरी विधवा माँ है और हमारा दूर का एक रिश्तेदार, वो हमारे घर पर ही बड़ा हुआ है, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह ही है। इसके अलावा 3 नौकर, एक चौका बर्तन वाली, रसोईदारिन, माली, दरबान और ड्राइवर। हम 5/1 पाम एवेन्यू में रहते हैं। मेरे पिता थे प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट अनाथ सेन। मैंने आपको सारी बात बता तो दी है, लेकिन हो सकता है ये वाकई एक प्रैक्टिकल जोक के अलावा और कुछ ना हो। ये तो आपको मालूम ही होगा कि प्रसिद्ध व्यक्तियों को कई बार ऐसे मनोरंजन का टारगेट बनाया जाता है, लेकिन मैं तो उनमें से नहीं हूँ, इसलिए। फेलुदा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ये धमकी बेबुनियाद हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खैर, जो भी हो, अभी के लिए ये चिट्ठी मैं रख लूँ? जी हाँ, ज़रूर, मैं इसे आपको देने के लिए ही लाया था। ऐसी धमकी भरी चिट्ठी लेकर अंबर सेन का फेलुदा के पास इस तरह से आना मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह पाम एवेन्यू से जो फ़ोन आया, उससे पूरी घटना ने एक नया ही मोड़ ले लिया। बैठक से फेलुदा के कमरे में फ़ोन ट्रांसफ़र करके कान लगाकर मैंने जो सुना वो इस तरह से था। कौन? मिस्टर मित्तिर? जी हाँ, बोल रहा हूँ। जी, मैं अंबुज सेन बोल रहा हूँ। शायद कल एक धमकी भरी चिट्ठी लेकर मेरे भैया आपके पास गए थे। जी हाँ। वेल, ही इज़ मिसिंग नाउ। क्या मतलब? जी, मेरे भैया लापता हैं, वो मिल नहीं रहे। वो रोज़ सुबह गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, गंगा के किनारे गाड़ी खड़ी करके 1-2 मील की सैर करते हैं। आज भी वैसे ही गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। ड्राइवर ने वहाँ पर 1 घंटा उनका इंतज़ार किया, फिर वो गाड़ी लेकर लौट आया। उसने अच्छी तरह से खोजा भी, लेकिन दादा मिले ही नहीं। आपने पुलिस को खबर की? उसमें एक समस्या है मिस्टर मित्तिर। मेरी माँ 80 साल की हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अभी मैंने उनको भैया के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर पुलिस आएगी तो बात को दबाकर नहीं रखा जा सकेगा और तब उन्हें संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोगों की इच्छा है कि ये मामला आप ही संभालिए। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। हम लोग आपको उचित पारिश्रमिक भी देंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहीं चले आइए। हमारे घर का नंबर तो आपको पता ही है। जी हाँ, मुझे पता है, 5/1 पाम एवेन्यू। जी हाँ, बिल्कुल सही। साहबों जैसा बड़ा सा 2 मंजिला घर था ये। सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह, आगे एक छोटा सा बगीचा, और पीछे हरा भरा सा देखकर लगा कि शायद टेनिस कोर्ट जैसा कुछ है। फाटक पर सफ़ेद पत्थर पर अंबर बाबू के पिता का नाम के बाद बहुत से अंग्रेजी अक्षर, अर्धविराम और विराम चिन्ह। सबके बाद ब्रैकेट में एडन लिखा हुआ देखकर समझा कि डॉक्टरी पढ़ने के लिए उन्हें स्कॉटलैंड जाना पड़ा होगा। हमारी टैक्सी की आवाज़ सुनकर जो सज्जन बाहर आए वे अंबर बाबू से मिलते जुलते थे, लेकिन वे नाटे, मोटे और काले थे। अर्थात चेहरे का मेल अगर छोड़ दिया जाए तो अंबर बाबू से ठीक उलट। हमें देखकर वे मुस्कराए, लेकिन चिंता के कारण मुस्कान तुरंत ही गायब भी हो गई। आइए, भीतर आइए। सफ़ेद पत्थर वाली बीच की जगह पार करके हम बैठक में घुसे। यहाँ भी संगमरमर, उसके ऊपर गलीचा और उस पर कीमती फर्नीचर। जिस सोफे पर हम बैठे उसकी गद्दी इतनी नरम थी कि बैठने पर करीब 6 इंच अंदर धंस गई। रूना, यहाँ आओ। फ्रॉक पहने हुए एक लड़की दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और फेलुदा की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी। अंबुज बाबू के बुलाने पर धीमी चाल से वो कमरे के भीतर आई। जानती हो वे कौन हैं? अंबुज बाबू ने सवाल किया। फेलुदा, दबे स्वर में उत्तर आया। और वो कौन है? तपस। अरे वाह, तुम तो हम दोनों को पहचानती हो, फेलुदा ने कहा। लड़की ने प्रश्न किया, जटायु कहाँ है? सब जान गए कि वो तीसरे व्यक्ति को ना देखकर कुछ हताश हुई है। फेलुदा ने कहा, वो तो नहीं आए, लेकिन एक दिन उनको ज़रूर लेकर आऊँगा। अच्छा, ये तपस इतना झूठ क्यों बोलता है? मैं हैरान रह गया। मेरी इतनी बदनामी? क्यों भाई? फेलुदा ने सवाल किया। झूठ का मतलब? उन्होंने एक किताब में लिखा कि फेलुदा उनके मौसेरे भाई हैं
और एक में लिखा कि ताऊजी के बेटे हैं, तो झूठ ही तो हुआ। फेलुदा ने मुझे बचा लिया, बोले हाँ ठीक है, पहले मौसेरा भाई लिखा, तब वो झूठ मूठ गढ़ कर लिखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने डांटा तो उन्होंने सच लिखना शुरू कर दिया। मैं उनके ताऊजी का ही लड़का हूँ। इसने आपके सारे एडवेंचर पढ़े हैं, अम्बुदसेन ने बताया। फेलुदा की तरफ सीधे देखते हुए रूना बोली, मेरे ताऊजी को खोज लोगे तुम? कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम कोई क्लू ढूंढ के हमें दे सको तब तो कहना ही क्या। फेलुदा ने कहा, क्लू? क्लू समझती हो ना तुम? हाँ समझती हूँ। तो बताओ, है कोई क्लू तुम्हारे पास जिसके सहारे हम फट से तुम्हारे ताऊजी को खोज निकालें? क्लू? वो तो तुम ढूंढोगे ना, जासूस तो तुम हो। फेलुदा मुस्कुराए और बोले, सही कहा तुमने, बड़ी स्मार्ट हो तुम। अच्छा, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम झरना है, उसने कहा। फेलुदा अंबुज बाबू की तरफ देखकर बोले, देखिए, अगर आप लोगों से कोई सहायता ना मिली तो काम करने में मुझे मुश्किल होगी। कैसी सहायता, बोलिए ना। पहले तो मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। आपके भैया से मेरी कुछ 1 मिनट की ही मुलाकात है। उन्हें अच्छी तरह समझना होगा, उनकी स्टडी वाला कमरा भी देखना होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनकी चीज़ें भी अच्छी तरह देखनी होंगी। आशा है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है। और आपके भैया सुबह जहाँ सैर के लिए जाते थे वो जगह भी देखने की ज़रूरत होगी। कोई दिक्कत नहीं, हमारा ड्राइवर विलास ही आपको गाड़ी में ले जाकर वो जगह दिखा लाएगा। फेलुदा सोफे से उठकर चहलकदमी करने लगे। 3 बड़े बड़े बुक शेल्फों में किताबें भरी हुई थीं। उनकी नज़रें उन्हीं बुक शेल्फों पर गड़ी हुई थीं। ये सब किताबें किसकी हैं? उन्होंने पूछा। जी भैया की। वो क्या तरह तरह के विषयों में रुचि रखते हैं? जी हाँ, यहाँ तक कि जासूसी पर भी किताबें हैं यहाँ। जी हाँ, एक ज़माने में उन्होंने उस पर भी किताबें पढ़ी हैं। विज्ञान, इतिहास, पाकशास्त्र, मुद्रा संग्रह, थिएटर, सबकी किताबें हैं यहाँ, मैं देख रहा हूँ। फेलुदा ने कहा, अजी नाटक तो भैया का नशा ही है। पूजा के समय हमारे मैदान में स्टेज बनाया जाता है, नाटक होते हैं, भैया ही उनके निर्देशक होते हैं। परिवार के सभी लोग रंग रूप बदल कर स्टेज पर आ जाते हैं, और यहाँ तक कि वो भी। रूना की तरफ देखकर अंबुज बाबू बोले। रूना अब भी उसी तरह अवाक फेलुदा की तरफ देख रही थी। अच्छा ठीक है, अब अंबर बाबू का पढ़ने लिखने का कमरा दिखाइए। जी मेरे साथ आइए। अंबुज बाबू सोफे से उठ खड़े हुए। बैठक के पास एक पैसेज से होकर पीछे वाले मैदान की तरह के एक कमरे में हम घुसे। पूर्व की तरफ वाली खिड़की से धूप आ रही थी, जिसके कारण कमरे में रोशनी थी। एक बड़ा सा डेस्क, उसके सामने एक रिवॉल्विंग चेयर और दूसरी तरफ 2 कुर्सियां। खिड़की के पास एक आराम कुर्सी। इसके अलावा मेज के पीछे की ओर एक शेल्फ, एक कैबिनेट और एक गॉडरेज की अलमारी रखी हुई थी। उसके पास वाली दीवार में फोल्डिंग ब्रैकेट पर राख के रंग का एक कोट टंगा हुआ था। डेस्क के ऊपरी हिस्से को देखकर लगा कि अंबर बाबू बड़े ही व्यवस्थित आदमी थे। कागज पत्र, टेलीफोन, पेन होल्डर, पिन कुशन, पेपरवेट, चिट्ठियां रखने का रैक, सब कुछ अच्छी तरह से सजे हुए थे। एक तारीख कैलेंडर रखा था, उस पर 3 दिन पहले की तारीख लगी थी। ये देखकर मुझे भी खटका हुआ। फेलुदा ने उसकी ओर अंबुज बाबू का ध्यान खींचा तो वो बोले, भैया को कुछ 1 दिनों से कुछ उखड़ा उखड़ा तो देख रहा था, लेकिन अक्सर भैया से ऐसी गलती नहीं होती है। क्या मैं दराज खोलकर देख लूं? फेलुदा ने प्रश्न किया। हाँ हाँ देखिए ना। एक के बाद एक तीनों दराजें खोलकर फेलुदा ने उनमें रखी चीज़ें देखीं। लगा कि ऊपर के दराज से मिले कागज़ के एक टुकड़े में उनकी दिलचस्पी जागी है, क्योंकि उसे उन्होंने घुमा फिरा कर देखा। आपके भैया हिमालय ऑप्टिकल्स से चश्मा बनवाते थे? उन्होंने पूछा। जी हाँ। एक कैश मेमो मिला है, उसके ऊपर 7 दिन पहले की तारीख पड़ी हुई है। क्या उन्होंने हाल ही में नया चश्मा बनवाया था क्या? नहीं तो, ये जवाब दिया रूना ने, जो हमारे पीछे पीछे वहां आ गई थी। तुमको कैसे मालूम रूना? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाया ताऊजी ने। अंबुज बाबू थोड़ा मुस्कुराकर बोले, भैया कब क्या कर रहे हैं इसकी खबर हमें हमेशा नहीं रहती थी। हम लोग उस कमरे से बाहर निकल आए। पैसेज से निकलकर फेलुदा बोले, आप लोगों के एक आत्मीय स्वजन भी शायद यहीं रहते हैं, आपके यहाँ ही बड़े हुए हैं शायद। कौन, समरेश? हाँ, रहता तो है। फेलुदा के अनुरोध पर समरेश बाबू को बुला भेजा गया। 35 साल की उम्र, चेहरे पर चेचक के दाग, आंखों पर चश्मा। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। हमसे 10 हाथ दूर आकर खड़े हो गए। बैठिए, फेलुदा ने कहा। समरेश बाबू काफी दूर रखी एक कुर्सी पर बैठ गए।
आपका सरनेम क्या है? जी मलिक। कितने दिनों से हैं इस घर में? 25 साल से। करते क्या हैं? जी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में काम करता हूँ। कहाँ पर? धर्मतल्ले में। कंपनी का नाम क्या है? कोहिनूर पिक्चर्स। कितने दिनों से हैं वहाँ पर? 7 साल से। इससे पहले क्या करते थे? इस घर का कामकाज। वे दोनों हाथ समेटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब जाऊं अब उठूं का भाव था। क्या आप अंबर बाबू के गायब होने के बारे में कोई सुराग दे सकते हैं? आपको पता है उनको एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी? जी हाँ, जानता हूँ। आपका कमरा क्या पहली मंजिल पर है? जी हाँ। अंबर बाबू से मिलने बाहर के कोई लोग आते थे? जी हाँ, कभी कभी आते थे। हाल ही में आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा था? मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या? इस मोहल्ले में मैंने कुछ लड़कों को देखा है जिनको पहले कभी नहीं देखा। कहाँ पर? जी मोड़ के किनारे। वो क्या करते थे? ऐसा लगता था इस घर पर नज़र रख रहे थे। और उनकी उम्र क्या होगी? 20 से 25 साल के बीच के होंगे। कितने लड़के थे? जी 4। फेलू भैया कुछ देर चुप रहे, ना मालूम क्या सोचते रहे। फिर बोले, अच्छा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। इस बातचीत से फेलूदा को कोई सुराग मिला या नहीं कह नहीं सकता। जिस बात से लगा कि सचमुच काम बना वो थी अंबुज बाबू की पत्नी से हुई बातचीत। काफी सुंदर महिला थी वो, इसके अलावा बुद्धिमान भी। उम्र 40 से कुछ अधिक ही होगी, लेकिन देखने में 40 से कम की लगती हैं। दूसरी मंजिल की एक छोटी सी बैठक में बैठकर ये बातचीत हुई। फेलूदा ने पहले ही माफ़ी मांगी उनको इस तरह से परेशान करने के लिए। मिसेस अंबुज सेन बोली, अरे तो इसमें क्या है, जासूस को तो ऐसे सवाल जवाब करने ही पड़ते हैं। वो तो फेलूदा की कहानियां पढ़कर मालूम हुआ है। जासूसी कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है। फेलूदा ने कहा, चलो अच्छा है। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? अंबर बाबू को धमकी भरी एक चिट्ठी मिली थी। शायद आपको इस बारे में मालूम हो। जी हाँ, मुझे मालूम है। आपने वो चिट्ठी देखी है? जी हाँ, देखी है। मैंने अंबर बाबू से पूछा था कि उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी थी या नहीं जिससे किसी आदमी का सर्वस्व लुट सकता हो। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी घटना की उन्हें याद नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी ऐसी घटना की जानकारी है? 20 साल पहले भी घटी हो तो भी बताइए। मिसेस अंबर सेन कुछ देर चिंतित रहीं, फिर बोली, मैं आपको बताऊं, आप देखिए ऐसी किसी घटना की बात ऐसे तो मुझे याद नहीं है। कल रात एकाएक मुझे याद आया था। अभी मैंने अपने पति को भी नहीं बताया। क्या घटना थी वो, बताइए ज़रा। जी असल में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? जी हाँ, बहुत दिन पहले। तब रूना नहीं हुई थी। शायद उसके दूसरे साल ही उसका जन्म हुआ था। मेरे जेठ तब खुद ही गाड़ी चलाते थे। मेरे ससुर की गाड़ी थी वो, ऑस्टिन। श्याम बाजार की तरफ एक आदमी उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था और वो आदमी मर गया था। कमरे का वातावरण थोड़ा बोझिल हो गया। अंबुज बाबू पास ही बैठे थे। दबे स्वर में बोले, ओह हैरानी की बात है, मुझे तो ये याद ही नहीं था। उस बारे में और कुछ याद आ रहा है? फेलूदा ने दोनों से प्रश्न किया। अंबुज बाबू बोले, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। वो सज्जन क्लर्क थे। उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन पत्नी थी और 3 बेटे बेटियां थीं। लड़के की उम्र 13-14 साल रही होगी। बेटियां दोनों छोटी थीं। भैया ने विपन के हाथ में 5,000 रुपये रख दिए थे और उस दिन से आज तक भैया ने गाड़ी नहीं चलाई। फेलूदा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इसका मतलब अब उस लड़के की उम्र 25 साल तो होगी। इस घटना के कारण उनके परिवार का सर्वनाश हुआ होगा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। 5,000 रुपये से भला कितने दिन निकले होंगे? अच्छा ये बताइए कि अंबर बाबू डायरी लिखते थे क्या? कभी सुना तो नहीं ऐसा, अंबुज बाबू ने जवाब दिया। फेलूदा खड़े हो गए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मिस्टर और मिसेस सेन। आपने अंधेरे में रोशनी दिखाई है, इसके लिए विशेष रूप से आपका कृतज्ञ हूँ। लेकिन हम जी जान से चाहते हैं कि आप भैया का पता लगा दें प्लीज़। ये बात मिसेस सेन ने इतनी आंतरिकता से कही थी कि बस क्या बताऊं। अंबर बाबू की बीमार माँ को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसीलिए हम लोग सेन परिवार की एम्बेसडर में पाम एवेन्यू से गंगा के किनारे चले गए। ड्राइवर ने बताया, जिस दिन वो लौटे नहीं उस दिन मैं हेस्टिंग्स तक जाकर उनको खोज कर आया। रास्ते में लोगों को रोक रोक कर पूछा मैंने। कितनी जगह तो गाड़ी रोक रोक कर रास्ते में उतर उतर कर खोजा कि कहीं गिर तो नहीं पड़े।
उनका दिल कमज़ोर था ना। रास्ते में तुमको जो लोग बाग मिले वो किस तरह के थे? अरे साहब, सुबह तो इस तरफ काफ़ी भीड़ होती है, सब घूमने फिरने आते हैं, लेकिन हावड़ा ब्रिज की तरफ थोड़ा सुनसान रहता है। बाबू तो उसी तरफ जाया करते थे। अगर कुछ एक जवान लोग खींचकर गाड़ी में बैठा लें तो किसी को पता भी ना चले। 10 मील की गति से गाड़ी चलवाकर हम लोग हेस्टिंग्स तक का चक्कर लगा आए, लेकिन संदेहास्पद कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद 2 दिन तक पाम एवेन्यू से कोई खबर नहीं आई। बृहस्पतिवार की शाम को लालमोहन बाबू ने आते ही कहा, बात कुछ आगे बढ़ी? अंबर सेन के लापता हो जाने की खबर सुनकर उनकी आंखें चढ़ गईं। बोले, आपको एक भी मामले में असफल होते नहीं देखा। आप बड़े ही भाग्यवान हैं। अच्छा ये तो बताइए जटायु बाबू, आपके विद्वान पड़ोसी महान मृत्युंजय सोम के क्या हाल हैं? छी छी, विद्वान नहीं, सिर मेरा। क्यों, क्या हो गया? उस दिन तो बड़ी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। अजी कुछ मत कहिए साहब, बताने में भी शर्म आती है। जरा बताइए। उन्होंने प्रदोष मित्तिर का नाम नहीं सुना, आपका मित्र कहकर अपना परिचय दिया और एकदम मूर्ख बन गया। बोले, हु इज प्रदोष मित्तिर? फेलुदा मुस्कुराते हुए बोले, अरे तो उसमें क्या हो गया? वो इतने बड़े विद्वान, हार्वर्ड के डबल MA, मैंने भी तो उनका नाम नहीं सुना। इस बात से लालमोहन बाबू थोड़े आश्वस्त हुए। बोले, हाँ ठीक ही कह रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया में कितने आदमी कितनों को पहचानते हैं, और शायद उनका ज़्यादातर समय विदेश में ही बीता है, इसलिए उनको माफ़ किया जा सकता है। क्यों, ठीक है ना? हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि पाम एवेन्यू से फ़ोन आया। ये अंबुज सेन थे। उनके नाम एक बेनामी चिट्ठी आई थी। टेलीफोन पर उसे पढ़कर सुनाया उन्होंने। लिखा था, कल शाम 6:30 बजे 100 रुपये के 200 नोट लेकर, अर्थात एक बैग में 20,000 रुपये भरकर, प्रिंस घाट के दक्षिणी पूर्वी कोने के किनारे वाले खंभे के पास रख जाइए। अंबर सेन को ठीक हालत में पाने का यही एक उपाय है। पुलिस या जासूस की सहायता लेने का परिणाम बुरा होगा। फेलुदा ने जवाब दिया, अभी तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं। इस बीच मुझे कुछ एक काम करने हैं। कल दोपहर 2 बजे तक मैं आपके घर आकर बता दूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, रुपए की व्यवस्था करके रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जासूस की सहायता लेने पर तो धमकी देने की बात कही है उन्होंने। फेलुदा के फ़ोन बंद करने के बाद लालमोहन बाबू ने कहा। फेलुदा ने सिर्फ इतना ही कहा, मालूम है। फिर करीब 5 मिनट चुप रहकर वो बोले, लालमोहन बाबू, कल आपकी गाड़ी मिल सकती है क्या? एनी टाइम। कब चाहिए बोलिए? सुबह एक बार निकलूँगा। 9:30 के करीब मिल जाए तो ठीक रहेगा। 1-2 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे के करीब अगर आप गाड़ी ले आएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फेलुदा ने और कोई बात नहीं की। दूसरे दिन वो लालमोहन बाबू की गाड़ी में निकले। अकेले ही गए थे, इसलिए कहाँ गए, क्या किया, जानने का कोई उपाय नहीं था। करीब 12 बजे लौटे तो देखा उनके चेहरे के भाव बदले हुए थे। मैंने डरते डरते पूछा, क्या निश्चित किया फेलुदा? रुपए तो देने ही होंगे, लेकिन हाँ, जासूस वाली धमकी मानने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम खुद रहोगे वहाँ? प्रदोष मित्तिर इतनी जल्दी घबराने वाला आदमी नहीं है तपस। और हम कहाँ रहेंगे? तुम लोग भी आसपास ही रहना, क्योंकि मदद की ज़रूरत हो सकती है। मुझे उनकी बात का सिर पैर कुछ समझ में नहीं आया। दोपहर को खा पी कर हम लोग पाम एवेन्यू गए। अंबुज बाबू घर पर ही थे। फेलुदा को देखते ही बेचैन हो उठे। कल रात से आंखों से नींद ही गायब हो गई है। देखिए तो सही, ये क्या हो गया? फेलुदा गंभीर होकर बोले, रुपए तो आपको देने ही होंगे मिस्टर सेन। अंबर बाबू को वापस पाने का यही एक रास्ता है। तभी रूना कमरे में दाखिल हुई और दरवाजे पर ही चिल्ला उठी, तुमने पकड़ा नहीं अभी तक? बहुत कुछ पकड़ लिया है रूना। कोशिश कर रहा हूं कि आज शाम तक बाकी बचा हुआ भी पकड़ लूं, तब ठीक है। रूना काफी निश्चिंत दिखाई दी। फेलुदा की कोशिश नाकाम होती तो उसे भयानक दुख होता। अंबुज बाबू ने सवाल किया, तो फिर क्या करना ठीक रहेगा? रुपए का इंतजाम तो हमने कर लिया है। घर में इतना नगद रुपया नहीं रहता है, इसीलिए आज समरेश को भेजकर बैंक से मंगवा लिया है। वो रुपया और जिस बैग में रुपया दिया जाएगा, वो दोनों चीज़ें मैं एक बार देखना चाहता हूँ, फेलुदा ने कहा। रुपया और बैग मंगवाया गया। इतना रुपया मैंने पहले कभी एक साथ देखा हो मुझे याद नहीं आता। फेलुदा के सामने ही नोटों की गड्डियाँ रबर बैंड लगाकर बैग के भीतर भर दी गईं।
परिणाम स्वरूप बैग कछुए की पीठ जैसा हो गया। फेलुदा बोले, वेरी गुड, अब हम लोग 6:45 के करीब निकलेंगे। अंबुज बाबू चौंक पड़े। क्या आप जाएंगे? अपराधी को पकड़ने की कोशिश मुझे करनी ही होगी मिस्टर सेन। आप रुपया रखाएं और वो आदमी उसे उठाकर ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए ना। अंबर बाबू का वापस मिलना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इन गुंडों को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं तो वे सब तो ऐसे कुकर्म करते ही रहेंगे। लेकिन आप चिंतित मत होइए, सावधानी बरते बिना मैं कुछ नहीं करता। तब फिर मैं बता रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनिए। आप अपनी गाड़ी में रुपए लेकर जाइएगा, न्यू हावड़ा ब्रिज की तरफ से जाइएगा। उस तरफ भीड़भाड़ नहीं रहती। प्रिंस घाट से करीब 200 गज की दूरी पर गाड़ी खड़ी करके आप ड्राइवर से रुपए रखाने के लिए कहिएगा। मैं वहीं आसपास ही रहूँगा। काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये मैं देखूँगा। हम लोग काम हो जाने के बाद मिलेंगे, रेस्टोरेंट के सामने। आप रुपया रखकर सीधे वहाँ चले आइएगा। मैं भी वही करूँगा। अपराधी को अगर पकड़ पाया तो वो मेरे साथ ही होगा, इतना कहना ही काफ़ी है। अंबुज बाबू को लगा कि वो बहुत ही नर्वस हो रहे हैं। नर्वस होना स्वाभाविक ही है, रुपए भी तो कम नहीं, और गुंडे क्या कर बैठें क्या नहीं, कौन जानता है। शाम को 4:30 बजे लालमोहन बाबू के आते ही फेलुदा बोले, साहब ऐसा मामला मुझे पहले कभी नहीं मिला। अगर कोई मुझसे पूछे तो अब भी नहीं बता पाऊंगा कि इसकी विशेषता किस चीज़ में है। तो फिर हम क्या करें? लालमोहन बाबू ने प्रश्न किया। फेलुदा बोले, ध्यान से सुनिए और तुम भी सुनो तौबसे। 5:30 बजे आप अपनी गाड़ी में तौबसे को लेकर रेस्टोरेंट जाइए। वहाँ अपनी पसंद का जलपान करके 6:15 बजे रेस्टोरेंट से निकलकर सीधे दक्षिणी प्रिंस घाट देखते हुए चले जाइए। गाड़ी को रेस्टोरेंट के सामने खड़ी कर दीजिएगा। खंबे वाले घाट से कुछ देर पहले ही दाहिनी ओर एक गुंबज वाली बैठने की जगह दिखेगी। दोनों जने वहां जाकर बेंच पर बैठ जाइएगा। चेहरे पर ऐसे भाव रखिएगा कि ऐसा लगे कि शाम को घूमने के लिए निकले हैं। छुपी नज़रों से घाट की तरफ देखिएगा ताकि ये ना लगे कि आप उस तरफ देख रहे हैं। इसके बाद 6:40 पर वहां से उठकर आप अपनी गाड़ी में लौट जाइएगा। मैं भी वहीं पर आप लोगों से मिलूंगा। फरवरी का महीना खत्म होने को आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठंड है। फिर भी सर्दियों की तरह दिन छोटे नहीं रहे। 6 बजे तक काफ़ी उजाला रहता है। मैंने और लालमोहन बाबू ने कटलेट खाकर कॉफ़ी पी और ठीक 6:15 बजे रेस्टोरेंट से निकलकर प्रिंस घाट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लालमोहन बाबू ठंडी आह भरकर आह ओह कहकर संध्या भ्रमण का नाटक करते रहे, लेकिन उनका नाटक ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो रहा था। धीरे धीरे आसपास के लोगों की भीड़ इतनी कम होती गई और गोलगप्पे वालों और भेलपुरी वालों की भीड़ इतनी पीछे छूट गई कि अब वो चाहे जो करें उनको देखने वाला कोई नहीं था। गुंबज वाली जगह तक पहुंचने में हमें 10 मिनट लगे। बेंच पर बैठने के बाद इधर उधर देखकर उन्होंने धीमे स्वर में प्रश्न किया, तुम्हारे भैया कहीं दिखाई दे रहे हैं तौब से? मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। घाट के नाविकों के अलावा तो और कोई नहीं दिख रहा था। फेलुदा कहाँ छुपे थे कौन जाने। घाट के 150 साल पुराने खंभे सिर उठाए खड़े हैं। उनके बीच की खाली जगह में धीरे धीरे अंधेरा भरता जा रहा है। वहां जाकर किसने रुपयों का बैग रखा और कौन वो बैग लेने आया, कोई देख नहीं पाएगा। अचानक लालमोहन बाबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो देखो, सामने एक आदमी हाथ में बैग लिए सफ़ेद पैंट और काला कोट पहने हुए प्रिंस घाट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये अंबर बाबू का ड्राइवर था, विलास। वो खंभों के बीच की खाली जगह से भीतर घुसकर अंधेरे में विलीन हो गया। 1 मिनट बाद वो फिर नजर आया, इस बार खाली हाथ। चौड़े वाले रास्ते पर पहुंचकर दाहिनी ओर मुड़कर पेड़ के नीचे छुप गया। 6:30 बज गए। अंधेरा बढ़ गया। अब सामने खड़े लंबे लंबे खंभों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद देखा सेन परिवार की गाड़ी हमारे सामने से रेस्टोरेंट की तरफ चली गई। उसके बाद जीन्स पहने हुए कुछ लड़के आए और उनके पीछे ढीला ढाला पैंट पहने हाथ में लाठी लिए एक वृद्ध अंग्रेज भी उसी तरफ चला गया। हम लोग भी खड़े हो गए। इस बार गाड़ी तक पहुंचने में ठीक 10 मिनट लगे। लेकिन फेलुदा कहाँ थे? गाड़ी के भीतर नजर गई। वहाँ शॉल ओढ़े और लुंगी पहने एक बूढ़ा आदमी ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ था। सख्त छोटी दाढ़ी, लेकिन मूंछें नहीं थीं। लालमोहन बाबू की ओर मुड़कर वो बूढ़ा बोला, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो मुसलमान और कोई नहीं, फेलुदा ही थे। अंबुज बाबू भी रास्ता पार करके आ खड़े हुए। फेलुदा को उन्हें अपना परिचय खुद ही देना पड़ा।
नाव से घाट अच्छी तरह दिखाई देता है, इसलिए वहीं से उत्पात करने की बात सोची थी। लेकिन क्या हुआ मिस्टर मित्तिर, ये तो बताइए। फेलुदा बिल्कुल चुप। वेरी सॉरी मिस्टर सेन। क्या मतलब? मैं घाट से उठकर आया, उससे पहले ही आदमी रुपए लेकर भाग गया। क्या कह रहे हैं मिस्टर मित्तिर? रुपया भी नहीं और आदमी को भी नहीं पकड़ पाए? कह तो रहा हूं कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। अंबुज बाबू कुछ देर फटी फटी नजरों से फेलुदा को देखते रहे। शायद उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच तो ये है कि हम लोगों का सिर भी चकरा गया था। फेलुदा को इस तरह हार मानते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फेलुदा फिर से बोले, आप लोगों को पुलिस की सहायता लेनी होगी मिस्टर सेन। आप घर चले जाइए। अंबर बाबू तो अब तक लौट आए होंगे। हम लोग एक बार घर जाकर फिर आपके यहाँ आएंगे। इस वेशभूषा में तो पाम एवेन्यू की बैठक में पहुंचना ठीक नहीं होगा। घर जाने की एकमात्र वजह ये थी कि फेलुदा फिटफाट होना चाहते थे। इसके अलावा उनके हाथ में काला रंग लगा हुआ था, जो था अलकतरा, उसे भी धोने की ज़रूरत थी। अलकतरा भी मेकअप का हिस्सा है या नहीं, ये पूछने पर फेलुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम पाम एवेन्यू के लिए रवाना हुए तब 7:30 बज रहे थे। मैंने उनसे कहा, आपके ऐसे ब्रिलियंट मेकअप की ऐसी भद्द उड़ेगी, सोचा नहीं था फेलुदा। इस पर भी फेलुदा ने कुछ नहीं कहा। पाम एवेन्यू पहुंचते ही रूना ने चिल्लाकर बताया, ताऊजी आ गए, ताऊजी आ गए। अंबर बाबू हमारे पहुंचने के 10 मिनट पहले ही पहुंचे थे। बैठक में घुसते ही अंबर बाबू ने सोफे से उठकर हाथ बढ़ाकर फेलुदा से हाथ मिलाया। भाई, भाई की पत्नी, भाई की लड़की, समरेश बाबू, विलास बाबू सभी घर पर ही थे। लाल मोहन बाबू ने हल्के से हंसकर पूछा, आपको कहाँ छुपा कर रखा था उन्होंने? वो मत पूछिए। फेलुदा ने हाथ उठाकर अंबर बाबू को रोक दिया। वो तो बताएंगे ही नहीं, और आप भी नहीं बताएंगे मिस्टर सेन, क्योंकि कारण बताने पर कल्पना का सहारा लेना होगा। झूठ शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। रूना जोर से चिल्ला उठी, हुर्रे हुर्रे, फेलुदा ने पकड़ लिया, फेलुदा ने पकड़ लिया। फेलुदा ने 4 मीनार निकालकर कहा, आप लोगों ने जो इतना बड़ा जाल बिछाया था वो पकड़ लिया, लेकिन उसका कारण ठीक ठीक समझ में नहीं आया। अंबर सेन ने हंसते हुए कहा, कारण मैं बताता हूँ मिस्टर मित्तिर। कारण है मेरे भाई की ये लड़की। यूं कहना चाहिए कि ये आपकी पूजा करती है। उसे इतना भरोसा है आपके ऊपर कि आप किसी भी तरह की गलती कर ही नहीं सकते। उस दिन बस मैंने यूं ही उससे कह दिया कि मैं तुम्हारे फेलुदा को भरमा सकता हूँ। बस उसी एक वाक्य से इस पूरे जाल की उत्पत्ति हुई। इसमें हम सब की भूमिका है, यानी ये भी आप लोगों का एक पारिवारिक नाटक है। फेलुदा ने कहा, बिल्कुल सही। सबको सब कुछ मैंने ही सिखाया पढ़ाया। आपके क्या पूछने पर क्या उत्तर देना है, ये सब कुछ लिख कर रख दिया था मैंने, यहाँ तक कि ड्राइवर और नौकर के लिए भी। जो सबसे मुख्य नारी चरित्र है, हमारे घर की बहू, उससे झूठ मूठ एक मनगढ़ंत दुर्घटना की बात कहलवाई गई थी। मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि आप बात को पकड़ लेंगे। असल में इस पूरे मामले को लेकर मैंने अपने भाई से 100 रुपए की एक शर्त भी लगाई थी। इस मामले में सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी रूना। उसका हीरो अगर फेल हो जाता तो उसके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती। हालांकि ये भार मुझे लेना ही पड़ा, लेकिन अब वो निश्चिंत है। अब ये बताइए कि आपने जाना कैसे मिस्टर मित्तिर? आपको सबसे पहले किस बात से शक हुआ? फेलुदा बोले, सबसे पहले और महत्वपूर्ण 2 सुराग आपके पढ़ने लिखने वाले कमरे में ही मिले। एक था हिमालयन ऑप्टिकल्स का कैश मेमो। मैंने वहां जाकर पूछा तो पता लगा कि आपने 7 दिन पहले सुनहरे रंग का नया चश्मा बनवाया है, लेकिन आपके घर में उसके बारे में कोई नहीं जानता था और किसी ने आपको उसे लगाते भी नहीं देखा था। तो फिर सवाल ये था कि आखिर इस चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो भी ठीक उसी वक्त उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरा क्लू था आपके तारीख वाले कैलेंडर में 3 दिन पहले की तारीख। आपका नौकर अगर तारीख नहीं बदलता तो इसका मतलब हुआ कि वो आप ही बदलते हैं। तो फिर आपने बदली क्यों नहीं? तभी मुझे ये लगा कि अगर अपहरण किए जाने का नाटक करके ढेर भर रुपए देने का मान आपको करना है तो 2 दिन पहले एक डेरा ठीक करके वहां रहने की आदत डालनी होगी। नई जगह जमने में समय लगता है, और अगर वाकई यही बात थी तो सावधानी बरतने के लिए आपको एक नया नकली वेश और नया नाम रखना होगा। इसी कारण एक नया चश्मा लेना कोई अस्वाभाविक बात नहीं। रूना फिर से चिल्लाई, मैंने बोला था,
मेरे फेलुदा ने पकड़ लिया। इस बीच लाल मोहन बाबू अचानक पिंजरे में बंद शेर की तरह चहलकदमी करने लगे। कारण समझ में नहीं आया। अचानक वो चिल्ला उठे, यूरेका! फेलुदा ने हंसते हुए सवाल किया, तो आखिर पहचान लिया इन सज्जन को? पहचानूंगा कैसे नहीं, मृत्युंजय सोम। अंबर बाबू हो करके हंसने लगे। आपके साथ 2 दिन पार्क में मुलाकात संयोगवश ही हो गई। असल में अपने एक मित्र के पास 7 दिनों के लिए गढ़पारा गया था। जब आपने खुद आगे बढ़कर जटायु कहकर अपना परिचय दिया, तब सोचा कि वाह, ये तो बड़े मजे की बात हो गई। जिसको पकड़ना चाहता हूं उसके चेले से मुलाकात हो गई। अब अगर इनकी थोड़ी रगड़ाई की जाए तो कैसा रहे। बाद में मित्तर साहब के घर पर जब आपसे मुलाकात हुई, तब मैं अपने असली वेश में था, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। तभी अचानक फेलुदा बोले, लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जगह पर नाटक का पर्दा गिराने से काम नहीं चलेगा। ये सवाल अभी भी बाकी है कि रुपया कहाँ है। अंबर सेन ने फेलुदा की तरफ तीखी नजरों से देखा और बोले, मिस्टर मित्तर, आप मुझे भी शौकिया जासूस कह सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आप ही रुपया लेकर हम लोगों की रगड़ाई कर रहे हैं तो क्या गलत होगा? जब कोई अपराधी ही नहीं है, अपहरण करता नहीं है, तो रुपया आखिर जाएगा कहाँ मिस्टर मित्तर? फेलुदा सिर हिलाकर बोले, मिस्टर सेन, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है कि आपकी शौकिया जासूसी यहाँ असफल रही है। प्रिंस घाट के पास मेरे अलावा और भी एक आदमी नकली वेश में आए थे। क्या कह रहे हैं? आपने उनको देखा था? अंबर सेन ने पूछा। जी हाँ, देखा था, लेकिन पहचाना नहीं। लेकिन आपने उसी वक्त उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? अगर उस समय पकड़ लेता तो मामला इतना नाटकीय नहीं होता। आप लोग नाटक पसंद करते हैं ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने पकड़ना ही ज्यादा अच्छा होगा। मुझे पूरा शक है कि वो यहीं पर हैं। ये शक ठीक है या नहीं, ये मैं एक बार परखना चाहूंगा। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। मैंने कनखियों से रूना की तरफ देखा। उसका चेहरा भी फक पड़ा हुआ था। फेलुदा ने कहा, विलास बाबू, अपने जूते का तला एक बार देखिए तो। विलास बाबू कमरे के दरवाजे के पास खड़े हुए थे। बोले, देखूं क्या साहब? जूते के तले में तो अलकतरा चिपका हुआ है। बैग रखकर लौटते वक्त तो पैर रास्ते में ही चिपके जा रहे थे। फेलुदा ने कहा, वो अलकतरा खंबे के चारों तरफ मैंने ही डाला था, क्योंकि एक आदमी पर मुझे शक हो गया था। उसके भी कुछ कारण थे। आप सब लोगों ने बना बनाकर बातें की, लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला था वो जरा अलग किस्म का था। उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि समरेश मलिक तेजी से कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े। फेलुदा जोर से चिल्लाए, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? वैसे भी उनके लिए भागने का रास्ता नहीं था। दरवाजे के सामने विलास बाबू खड़े थे। उन्होंने एक ही झटके में उन्हें पकड़ लिया। अब जरा अपनी सैंडल का तला भी इन लोगों को दिखा दीजिए। फेलुदा ने कहा, आप जरा थोड़ी मदद कीजिए ना विलास बाबू। विलास बाबू ने नीचे झुककर समरेश बाबू के पैर से सैंडल खींचकर सबको दिखाए। प्रिंस घाट के खंबे के पास वे भी गए थे। इसमें कोई शक अब किसी को नहीं रहा। फेलुदा ने कहा, आपकी कोहिनूर कंपनी 2 साल पहले नीलाम हो चुकी है। फिर आप कैसे वहां नौकरी करते थे, जरा इन लोगों को समझा दीजिए। और अगर नौकरी नहीं करते थे, तब इन 2 सालों में आपने कैसा काम किया है वो भी बता दीजिए। समरेश बाबू निरुत्तर खड़े थे। विलास बाबू ने अभी भी उनको पकड़ा हुआ था। लग रहा था कि पुलिस के पहुंचने तक वे उन्हें उसी तरह पकड़े खड़े रहेंगे। फेलुदा बोले, इस आदमी का भेद खोलने के लिए आप लोगों को मुझे धन्यवाद देना ही होगा। आप लोग तो खंबे के पास 20,000 रुपये नहीं रखते, लेकिन जब मैंने ये कहा कि धमकी की मुझे परवाह नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा, तब बाध्य होकर आप लोगों को रुपए रखने पड़े। और उस रुपए को उठा लेने का मौका मिल गया समरेश बाबू को। खैर, जो कुछ भी हो, अब तो पता चल ही गया कि रुपया कहाँ है। उसे पाने का रास्ता आप लोग खुद ही खोल लीजिए। अगर इन्होंने वो रुपया कहीं और छुपा कर रख दिया हो तो निकलवाने के लिए पुलिस तो है ही। पुलिस को ये सब खोजने के बहुत सारे तरीके मालूम हैं। मेरा काम तो फिलहाल यहीं खत्म होता है। फेलुदा के साथ हम दोनों भी उठ खड़े हुए, लेकिन जा नहीं पाए। मिसेज सेन ने हमें रोक लिया। ऐसे कैसे आपका काम खत्म? इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होने देंगे हम। आप लोगों से ढेर ढेर भर के झूठी झूठी बातें की, क्या उसका प्रायश्चित नहीं करना होगा हमें? आज रात आप लोगों को हमारे यहाँ ही भोजन करना होगा, और उस 20,000 में से कुछ तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए। उसे लिए बिना कैसे जाएंगे? अंबर सेन ने कहा। रूना भी चहकी, और इस बार आप लोग तीनों एक साथ आए हो
तो मेरी ऑटोग्राफ बुक में साइन नहीं करोगे क्या? लाल मोहन बाबू मुस्कुराते हुए बोले, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और हम तीनों एक बार फिर से सोफे पर बैठ गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।